तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरे, कुछ वीडियोस, कुछ वायरल तस्वीरें वगैरह रख कर के तबसरे करने की कोशिश करूँगा। हमेशा की तरह जैसे मैं बताऊँगा कि किस तरह म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम मचाने वाला एक साबिक फ़ौजी इस्लाम कबूल कर लेता है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। हरियाणा में जिस तरह से किसानों के ख़िलाफ़ एहतिजाजात हुए, सारी चीज़ें हैं, जुल्म हुआ, कल हमने बताया था। अब पूरा हरियाणा बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुका है। पार्लियामेंट, रुकने पार्लियामेंट एसपी के आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या चाइना और भारत के दरमियान में खलीज कम हो गई, दूरियां कम हो गई? क्या ताज़ा फैसले हुए, उस पर भी बात करूंगा। आसाम में एनआरसी को लागू किए 1 साल हो गए हैं। 19 लाख लोगों का क्या हुआ जिनका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ? और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन मिस्र में इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। जर्मनी में आखिर क्यों अचानक सायरन बजने लगा? और फिर मैं बात करूंगा ज़बान संभाल के जैसे एक उन्वान पर जो इस वक्त मीडिया में है, उस पर बातचीत होगी। तमाम चीज़ों पे रोशनी डालूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करने वाले अहबाब जो भूल चुके हैं वो दोबारा से याद दहानी करवा लें। बहरकैफ नाज़रीन आइए, सबसे पहले मैं उसी म्यांमार की वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है वो दिखाना चाहता हूँ। इसका तर्जुमा किसी अंग्रेज़ी में मुझे नहीं मिला, ना ही इसमें, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक है। मुख्तलिफ मुसद्दिक़ा ज़राए से मिली हुई ये वीडियो है, जिसको ये देख कर के दावा किया जा रहा है कि ये म्यांमार का वो सोल्जर है, वो फ़ौजी है जो मुसलमानों के कत्लेआम में जिसका हाथ था। रोहिंग्यन मुस्लिम्स के बहुत सारा कत्ल किया इसने। ये वही अपनी ज़बान में, मकामी ज़बान में इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि वो किस तरह उसमें शरीक हुआ, किस तरह कत्लेआम हुआ, और फिर वो कबूल इस्लाम की क्या रास्ते बने, ये जो है वहाँ की मकामी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा है। अरब के कुछ ज़राए से और इसके अलावा यूरोपियन ममालिक के कुछ हवाले से ये वीडियो बज़रिए ट्विटर हम तक पहुँची है, जिसको आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। शायद म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले और वहाँ के मकामी ज़बान जानने वाले लोग इस चीज़ को समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये हतमी बात है कि ये फ़ौजी इस वक्त इस्लाम कबूल कर चुका है। कबूल करने के बाद जो है वो वहाँ के हालात जिस तरह पैदा हुए और क्यों वो इस्लाम कबूल हुआ, उस पर जो है बात कर रहा है। हम एक 30 सेकेंड आपको आवाज़ के साथ इसको सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चनो यंगो ना जलम होजो वन निबिरो चनो दी मालारा मुस्लिम बाता मा अल्लाह ये गोरे दे पन्ने शिव जो सटने शिवाबी चनो यंगो दा दे चनो मा तुमिया द गाओ अनंचे ना लो सोई चनो मा लो वा चनो मचाई वेने चनो ने से चनो तुंजे निबिरो चनो दे अच्छी तुम बुने बोजू चनो कोरन तना ना पी चनो तभी चनो सेट मा थांग जा रे थाउजा भी पसा ने पीबी ने बा शेन भी चनो लारे लागा मा ब्लू को में चनो बुआ का जरा चनो नपूजा मा अल्लाह जिबरे या ब्लू जिबरे तो मतलब मती हु ए ने भी यंगवान ए ने भी यंगु लारे थाउया ने भी यंगु ला भी अम्मे मसी फे मी अम्मे दिवारा फे दिवारा ओ सेदे मा पूरे ना सुन बता मैं मोनो ने तभी लेला में चनो न्यमा तो वो तो सी दे ए को माने चनो यंगु लारे साइबादी हाजी जाय कुरान साइबादी आतु बो कोशे गोला गदे अदला बरे अल्लाह गुला कुरान तो मारी अल्लाह को जादे बिलायो मुस्लिम बाता मालारे जनो मुस्लिम बाता माला बिरो ngachi de nga wone nga मुस्लिम बाता मा मुस्लिम दुनो दे सभी nga wone nga अल्लाह पीरे nga मा आशी दे अल्लाह पीरे। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं।
किसानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है वो आप जानते हैं। कल हरियाणा में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, और ये तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इस सब जो है किसानों के अपने मसाइल को लेकर के एहतिजाजात हैं। हरियाणा से मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली की जानिब जुड़ने वाले रास्तों में एहतिजाजात हो रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको ये दिखाएगा नहीं। और जाहिर सी बात है कि मीडिया को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, इससे जो है बीजेपी हुकूमत की बदनामी होगी। हरियाणा में बीजेपी हुकूमत है, इस वजह से वो दिखा नहीं रहा है। वो सिर्फ कंगना के पीछे पड़ा हुआ है, या रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर जो है शिवसेना के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे मामलों के पीछे पड़ा हुआ है जिसके भारत के लगभग 99% लोगों का उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को गुमराह करना है मीडिया को, और बीजेपी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमतों के इशारे पर चलना है, तो जाहिर सी बात है वो दिखाएगा नहीं। ये देखिए, ये बुनियादी मसाइल की तस्वीरें हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ हरियाणा में, किस तरह का गुस्सा है, इस वीडियो को सुनने के बाद खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पूरे हरियाणा से अपील की जा रही है कि बीजेपी का बायकॉट किया जाए। ये देखिए, आवाज़ से सुनिए इसको। भाई साहब, आप जितने भी भाई इस वीडियो में देख रहे हैं और जितने भी भाई यहाँ किसान रैली मारे हैं, अगर किसान पुतना किसान की कोख में जन्म लिया है तो भाई साहब बीजेपी का बहिष्कार कर दो। आप भी करो और अपने पड़ोस में भी कराओ, और किसान बेटा नहीं है अगर जो बीजेपी का समर्थन। सही बात, सही बात। नाज़रीन गिरामी, कल मैंने एक खबर आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह से जो है अरब लीग के एक इजलास में फ़िलिस्तीन की जानिब से जब ये मुतालबा किया गया कि यूएई और इसराइल में जो मुआहिदा हुआ है उसके लिए मजम्मती करारदाद पास किया जाए, तो अरब लीग इससे मना कर दिया। फिर इसके बाद जो है अब फ़िलिस्तीन में बहुत ही ज़्यादा अरब ममालिक के ख़िलाफ़ इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक तंजीम के रुकन मोहम्मद अल हिंदी ने कहा है कि अरब लीग ने फ़िलिस्तीनियों को तनहा छोड़ दिया है, लिहाजा अरब ममालिक इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। ऐसे हालात में अरब लीग के बेशतर ममालिक इसराइल को रियासत के तौर पर तस्लीम करने के दर पे हो चुके हैं और इस जानिब बढ़ चुके हैं। ऐसे हालात में अगर फ़िलिस्तीन अरब लीग का रुकन बना रहता है तो फिर ये उसकी बेइज्जती है। ऐसे हालात में जो है अरब लीग से अब फ़िलिस्तीन को हट जाना चाहिए। इस तरह के मुतालबे फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ जो है तंजीमों की जानिब से निकल कर के सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलिस्तीन को इस वक्त अरब ममालिक ने किस तरह तनहा छोड़ दिया है, जिसके चलते इस वक्त फ़िलिस्तीनी अवाम का जो है भरोसा अरब हुक्मरानों से और अरब ममालिक से उठ चुका है। नाज़रीन, आइए एसपी के रुकने पार्लियामेंट आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आज़म खान की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ईडी आज़म खान पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बताया जा रहा है कि इन्फोर्समेंट की एक टीम एसपी रुकन पार्लियामेंट आज़म खान से सीतापुर जेल में जाकर के जल्द पूछताछ करने पहुंचेगी। ज़राए के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ज़मीन को ईडी जब्त कर सकती है। ईडी ने इस यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजात को जिला इंतजामिया और हायर एजुकेशन अथॉरिटी से तलब किया था। पूछा गया है कि कैसे ये ज़मीन आज़म खान को यूनिवर्सिटी के लिए दी गई, क्योंकि ये ज़मीन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती है। इससे पहले आज़म खान पर ईडी ने एक मामला और दर्ज किया था। इससे पहले ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम फंड्स और लेन देन की भी तफसील जुटाई है। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है आज़म खान से जुड़े हुए जो उन्होंने कौम मिल्लत के लिए, उनकी भलाई के लिए जो इदारे बनाए थे तालीमी एतबार से, उनको एक करके जो है इस वक्त हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्योंकि ये तमाम यूनिवर्सिटियों से, तालीमी इदारों से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जो है वजह और कोई ना कोई बहाना बना करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी एक मशहूर यूनिवर्सिटी है जिससे बहुत बड़ा तालीमी तबका जुड़ा हुआ है, नौजवान का तबका जुड़ा हुआ है। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है सियासी दुश्मनी के चलते आम आवाम का नुकसान करने के दर पे हो चुकी है यहाँ की हुकूमत। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं एनआरसी की, जिसकी हतमी आसाम में फहरिस्त आए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में मीनाक्षी तिवारी ने एक लेख लिखा है, देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि लोगों को उम्मीद थी कि फाइनल एनआरसी के आने के बाद दहाइयों से मौजूद गैरकानूनी बांग्लादेशियों का मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसकी इशाअत के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली उससे हम पसोपेश में हैं। असम्बली इंतखाबात की आहट सुनी जा सकती है, फिर एक बार इस पर सियासत होगी।
ये बयान असल में दिया है दसपुर का एक रहने वाला बसंत हजारी का। ये बात एनआरसी को लेकर रियासत के अक्सर लोगों के नजरिए की तर्जुमानी है। गुज़िश्ता 31 अगस्त को आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त को 1 साल मुकम्मल हो गया। पिछले साल उसको लेकर कौमी सतह से लेकर रियासत के अंदर जिस तरह की घबराहट और गहमा गहमी की हालत बनी हुई है और अभी तक इसके खिलाफ जो मुल्क भर में एहतजाजात हुए उन पर बदले की कार्रवाई जारी है, इस बार तस्वीर उसके बिल्कुल उलट थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसाम में 1951 में हुए एनआरसी को अपडेट किया गया था, जिसकी हतमी फहरिस्त 31 अगस्त 2019 को जारी की गई। इसमें कुल 3,30,27,661 लोगों ने दरखास्त दी थी। हतमी फहरिस्त में 3,11,00,000 लोगों का नाम आया और 19 लाख से ज्यादा लोग इससे बाहर रह गए। एनआरसी को लेकर इससे पहले छिड़ी बहस के मद्देनजर इससे बाहर रहे लोगों में घबराहट तो थी ही, ये डर भी था कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी थी कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जो इस मामले में दोबारा अपील करना था, लोगों में फैले डर को देखते हुए रियासती सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि एनआरसी की हतमी फहरिस्त से बाहर किए जाने वाले लोगों को गैर मुल्की करार नहीं दिया जाएगा। इनके पास 120 दिनों के अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल एफटी में अपील दाखिल करने का मौका होगा, जिसकी बुनियाद पर गैर मुल्की एक्ट 1946 और गैर मुल्की ट्रिब्यूनल आर्डर 1964 के तहत उनकी शहरियत का फैसला होगा। अगर वो यहाँ हुए फैसले से भी मुतमईन नहीं है तब वो ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, लेकिन अभी 1 साल बाद एफटीएफ में जाने की बात तो दूर, एनआरसी का प्रोसेस ही ढंग से मुकम्मल नहीं हुआ है। साल भर बीतने के बाद बाहर रहे लोगों को रिजेक्शन स्लिप तक नहीं मिली है, जिसकी बुनियाद पर वो किसी ट्रिब्यूनल में आगे अपील कर सकते हैं। गुवाहाटी वाक़ई एनआरसी डायरेक्टरेट के मुताबिक कागजी कार्रवाई हुई गड़बड़ियों की वजह से रिजेक्शन स्लिप बांटने में ताख़ीर हुई, साथ ही स्टाफ की कमी और कोरोना का आना जाना और लॉकडाउन भी एक सबब बना। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने बताया कि फाइनल फहरिस्त से बाहर रहे हर फर्द को रिजेक्शन ऑर्डर दिया जाना है, लेकिन इसके साथ एक और दस्तावेज जुड़ता है जिसे स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर में उस फर्द के फहरिस्त से बाहर रहने की वजह दर्ज होती है। शर्मा के मुताबिक जब उन्होंने कई रिजेक्शन ऑर्डर चेक किए तब उन्हें कई खामियां नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने उसे दोबारा चेक किए जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोविड की वजह से अक्सर सरकारी स्टाफ उससे जुड़ी सरगर्मी में मसरूफ है, इसलिए इस काम में ताखीर हो रही है। तो नाज़रीन, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 19 लाख लोगों को बाहर किए हुए, लेकिन अभी तक ना उनको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली है, जिसकी वजह से वो साबित कर सके कि कम से कम ट्रिब्यूनल में जाएं और वहाँ कहें कि हमें जो है शहरियत नहीं मिली, हमें इस एक्ट के तहत जो है शहरी बनाया जाए या उनकी सुनवाई हो जाए। 1 साल होने के बाद भी अगर 19 लाख लोगों का ये मसला हल नहीं हुआ तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एनआरसी पूरे मुल्क में लागू होता है और फिर जो है सीए के चलते ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं तो किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये अफरा तफरी और ये गहमा गहमी और लोगों की परेशानियों को यहाँ की हुकूमत हल कर पाएगी? आसाम की एनआरसी की 1 साल की फहरिस्त से बाहर हुई 19 लाख लोगों का ये दर्द देखने के बाद, उनके हालात देखने के बाद महसूस कर सकते हैं कि एनआरसी लागू करने में सीएए को लाने के बाद भी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वो इन तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकती, ये साफ तौर पर निकल कर के सामने आता है ये आसाम के हालात देखकर। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि मशरिकी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के माबैन हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौजी कशीदी के दरमियान रूस, हिंदुस्तान और चीन के सहतरफा प्लेटफॉर्म RIC के तहत इन ममालिक की वज़राए ख़ारिजा की एक अहम मीटिंग हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन ने सरहदी तनाज़ा को कम करने पर इत्तेफाक किया है। नीज़ दोनों ममालिक के माबैन 5 नुकाती फार्मूले पर इत्तेफाक राय हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको द हिंदू के ये कटआउट दिखाना चाहता हूँ उसके अखबारात के, जो 2 दिन अलग अलग तारीख के साथ शाये हुए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पेज की सुर्खियों में किस तरह से दावा किया गया है कि लद्दाख के पेंगोंग लेक के करीब जो है किस तरह चाइना ने पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय हुकूमत कुछ अलग ही अंदाज में लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का स्ट्राइक करने का दावा है, बल्कि अपनी ज़मीन तोहफे के तौर पर पेश करने के जैसा हालात बन चुके हैं। इससे पहले मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी, जिस वीडियो को दिखाकर कि चीनी मीडिया साबित करने की कोशिश कर रहा था कि लद्दाख के उस लेक के पास से जो है भारतीय अफवाज को ज़बरदस्ती हटाया गया था। अब वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने यहाँ ट्वीट करके मालूमात दी है कि उन्होंने
RIC वज़राए खारिजा की मीटिंग में शिरकत की, जिसमें डॉक्टर जयशंकर के अलावा रूसी वज़ीर खारिजा सरगई लावरोव और चीन के वज़ीर खारिजा वांग ही शामिल हुए। वज़ीर खारिजा ने शानदार मेहमान नवाजी के लिए रूस का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान के RIC की सदारत संभालने की भी मालूमात दी। वज़ीर खारिजा एस जयशंकर ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान हकीकी कंट्रोल लाइन पर जारी तनाव में इजाफा नहीं चाहता और चीन की तय हिंदुस्तान की पॉलिसी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। इधर चीनी वज़ारत खारिजा की तरफ से बयान किया गया कि दो पड़ोसी ममालिक होने के नाते सरहद पर चीन और हिंदुस्तान के माबैन कुछ नाइत्तेफाकियाँ हैं, लेकिन ये फितरती है। ज़रूरी बात यह है कि नाइत्तेफाकियों को दूर करने के लिए मुस्बत नज़रिया इख्तियार किया जाए। नाज़रीन, इस तरह के मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात में इस तरह का बयान देता है चीना, और दूसरी जानिब जो है लद्दाख में पूरी तरह से हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और हमारी भारतीय फ़ौजों के साथ वो पूरी तरह से बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, जबकि इसका जवाब जिस अंदाज में भारतीय फ़ौज को देना चाहिए उस अंदाज में नहीं दिया जा रहा। मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है। इन अखबारात की सुर्खियों से और पेश आने वाली चीज़ों से और सैटेलाइट के जितनी भी तस्वीर निकल कर के लद्दाख से इस वक्त आ रहे उससे ही साबित होता है कि जो है हमारी ज़मीन पर धीरे धीरे चाइना जो है पूरी तरह से कब्जा करता जा रहा है। नाज़रीन, आइए आखिर में मैं जर्मनी में आखिर क्यों अचानक सायरन बजने लगे, क्या वजह थी और क्यों ये सायरन इस वक्त सुर्खियों में है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। कल जुमेरात के दिन जर्मन शहरियों और यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बड़ा शोर शराबे वाला था। 10 सितंबर की सुबह 11 बजे मुल्क भर में सायरन बजना शुरू हो गए और आवाज़ें आना शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जंगी सूरत हाल में बजाए जाते हैं। इसके साथ ही शहरियों के स्मार्टफोन्स पर इंतबाही पैगामात भी भेजे शुरू होने लगे, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने लगा। ये सब कुछ हंगामी हालात की वजह से नहीं किया गया, बल्कि उसका मकसद किसी हंगामी सूरत हाल की तैयारी थी। ये मशक तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही। 1990 ईस्वी में जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद के बाद यह अपनी किस्म की पहली मशक थी। तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी इमदाद के महकमे BBK के मुताबिक हंगामी इंतबाह के कौमी दिन का मकसद जर्मनी के इंतबाही निज़ामों की जांच पड़ताल करना और शहरियों को किसी मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार करना था। BBE के सरबराह क्रिस्टोफ एंगर का कहना था कि एक जानिब तो उसका ताल्लुक इंतबाही निज़ाम की तकनीकी जांच पड़ताल से था, जबकि दूसरी तरफ वार्निंग डे के जरिए हम शहरियों को हसास बनाकर उनकी तवज्जो इस जानिब मजबूर कराना चाहते थे कि हम उन्हें इस तरह के इंतबाही सिग्नल जैसे कि सायरन वगैरह से आगाह करना चाहते हैं। किसी फिजाई हमले की सूरत में बजाए जाने वाले सायरन तकरीबन 1 मिनट तक बजाए गए और अपनी पूरी कुव्वत से बजाए जाने से कबल इस आवाज़ को तब्दील भी किया गया। जर्मनी भर में लगभग 15,000 सायरन हैं और 1980 में ये तादाद 80,000 थी। सर्द जंग के दौर के बहुत से इंतबाही निज़ाम अब काम नहीं करते, जबकि मुतादिद को ख़त्म कर दिया गया। जर्मनी में एक ऐसा शहर भी है जहाँ सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, और वो है बर्लिन। यहाँ की रियासती इंतज़ामिया ने 1990 ईस्वी की दहाई में ही हंगामी सूरत में सायरन बजाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस मशक या टेस्ट का मकसद शहरियों को मुल्की सतह पर पैदा होने वाली किसी भी मुमकिन हंगामा आराई या हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार करना था। मिसाल के तौर पर सैलाब, जलजला, आतिशज़दगी या दीगर कुदरती आफात, इसके अलावा बिजली की फराहमी का मुनक़ते होना, ताबकारी का खारिज होना या फिर किसी जौहरी हादिसे की सूरत में हुकूमत का कहना है कि मुस्तकबिल में हर साल 10 सितंबर को इसी तरह का वार्निंग डे मनाया जाएगा, ताकि लोगों को अलर्ट रखा जाए कि किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत अगर आती है और इस तरह सायरन बजते हैं तो उस वक्त आप लोगों को क्या सूरत हाल इख्तियार करनी होती है। बैकैफ नाज़रीन, अलग अलग ममालिक के अपने अपने शहरियों को महफूज करने के अलग अलग तरीक़े होते हैं, उनकी अलग अलग मशक़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूसरे ममालिक के लिए एक सबक देने वाला और एक नया तरीक़ा इख्तियार करने के लिए भी होती हैं, जो ये खबरें सुर्खियाँ अपनाती है। बैकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत